वर्ग अष्टम विज्ञान से 7वां अध्याय सूक्ष्म जीवों का संसार। सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा सूक्ष्मजीवी का संसार। प्रश्न है, सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है। क जीवाणु, ख कवक, ग प्रोटोजोआ, घ विषाणु। तो आंसर होगा विषाणु। एक बात, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु, ये सब क्या है थोड़ा सा हम बैक आते हैं क्योंकि ये बताना जरूरी है। देखिए, सूक्ष्म जीव के प्रकार, सूक्ष्म जीव का जो संसार है अपना, सूक्ष्म जो विहीन छोटा नगण्य आंखों से हम लोग ना देख पाए, उस तरह के जीवों का जो संसार है उसके बारे में जाने। तो ये कुल 4 टाइप्स में बटे हुए हैं, 4 भाग में रखा गया है। पहला है जीवाणु, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ, जिसको अंग्रेजी में भी प्रोटोजोआ बोलते हैं। कवक को अंग्रेजी में बोलते हैं फंगी, और शैवाल अलगी बोलते हैं। तो ये क्या है? विषाणु, वायरस जिसको बोलते हैं। तो वायरस भैया वायरस ही होता है। कम ही लाभदायक, ज्यादातर हानिकारक ही होते हैं। हाल फिलहाल कोरोना वाला वायरस तो कोहराम मचा के गया था। तो ये 4 टाइप हैं। अब इसको अलग क्यों रखा गया है विषाणु को? ये लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस के बीच की कड़ी है। नहीं बोलते हैं, जेंट्स और लेडीज के बीच की कड़ी। समझ गए? उसी तरह लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच कौन है? तो ये विषाणु है। इसको याद रखेंगे, ये विषाणु है। और ये खतरनाक भी होता है। विषाणु सामान्यतः रहते हैं निर्जीव अवस्था में। विषाणु, वायरस सामान्यतः रहते हैं निर्जीव अवस्था में, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता इस कोशिका में, इसीलिए यह निर्जीव अवस्था में होता है। लेकिन जैसे किसी सजीव के संपर्क में आता है तो यह लिविंग की तरह व्यवहार करने लगता है, यानी दोनों रूप में हवा में तैरते रहता है। इसका स्ट्रक्चर भी आप देखें ना। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है अंदर में ये। तो जैसे ही ये सजीव के अवस्था में, सजीव के संपर्क में आता है तो ये सजीव की तरह व्यवहार करता है, वरना यह सदैव निर्जीव की तरह रहता है। लेकिन कोई न कोई तो मुल्ला मिल जाता है ना। ये जिन है, भूत जिसे बोलते हैं, कोई शरीर चाहिए और संपर्क कर लेता है। तो इसीलिए इसको अलग रखा गया इस कैटेगरी, इस सब कैटेगरी से। तो सूक्ष्म जीव के प्रकार ये 4 प्रकार होते हैं। अब आके जाना ये जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। अब ये जो इसको कहा गया है कि सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणक करता है, ये गुणक शब्द में। तो फिर यहां पढ़ते हैं, ये जानते हैं कितने किस तरह वृद्धि करते हैं? 1 होते हैं, फिर 2, अब 2 से 3 नहीं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, इस तरह दुगुना करते जाता है और बड़ी तेजी से वृद्धि करता है। और कहने का मतलब तो कोई न कोई वायरस ऐसा है, कोई वायरस जो 8 से 10 मिनट में वो अपने आप को दुगुना कर लेता है। इसीलिए हम कहता है कि कोरोना वायरस टच करने से हल्का टच में ही अरबों आ गया वायरस, और अब वो तेजी से दुगुना होगा। 24 घंटा रह जाता था ना तो काफी फैला देता था। ये इसका प्रकृति है, ये इसका नेचर है। आ जाए
प्रश्न पर, तो वही बात है, गुणक कर लेता है, तुरंत दुगुना मल्टीप्लाई कर लेता है। चलो 2 नंबर, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है कौन? क प्लाज्मोडियम, ख यीस्ट, ग शैवाल, ग लैक्टोबैसिलस। तो यह आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। एक बात जानकारी साझा कर लें, दही के बारे में अगर हम लोग जान लें ना, दूध को दही जो कैसे बनाता है, ये लैक्टोबैसिलस दूध को पीता है और सही सही एकदम पूरी तरह से पचा के लैट्रिन करके छोड़ देता है, तो वो दही का रूप हो जाता है। बात अटपटा लग रहा है ना? क्या हम लैक्टोबैसिलस का लैट्रिन खाते हैं दही के रूप में? रफ भाषा में, साइंस की भाषा में यस। ठीक उसी तरह मधुमक्खी में शहद कैसे होता है? मधुमक्खी रस चूसती है फूलों से, मकरंद, और वो पीती है, पी के आधा पचा के वोमिटिंग करती है, उल्टी करती है, और मधुमक्खी छत्ता में उसे रखता है, वो हम लोग जाके काट लेते हैं तो शहद के रूप में। तो शहद उल्टी किया हुआ और दही लैट्रिन किया हुआ। 3, मलेरिया रोग का कारण है कि क प्रोटोजोआ, ख विषाणु, ग जीवाणु, घ कवक। कौन होगा? तो प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग का कारण प्रोटोजोआ होगा। यहीं पे डेंगू बुखार का होता है। डेंगू यहाँ मलेरिया में तो प्रोटोजोआ जो मादा एनाफिलीज होता है, मादा एनाफिलीज बोलते हैं, जो मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है, मच्छर। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ से, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। वहीं पे डेंगू जो होता है, डेंगू वायरस मादा एडिस मच्छर के कारण होता है, मादा एडिस के कारण डेंगू होता है। हाय एवरीबॉडी, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ सक्षमता परीक्षा रिवीजन क्लास वर्ग 1 से लेकर 8 तक, वीडियो संख्या 25 लेकर आया है। अष्टम से विज्ञान पाठ 7 से प्रारंभ प्रश्नोत्तरी है। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि त्वरित रूप से आप तक हर वीडियो आता रहेगा। आइए आगे देखते हैं। चौथा, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने वाला प्रक्रम है क संदूषण, ख किण्वन, ग परीक्षण, ग संक्रमण। तो किण्वन फर्मेंटेशन, किण्वन मतलब फर्मेंटेशन, आंसर हो जाएगा किण्वन, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन विधि है कि यह चीनी यानी मीठा को अल्कोहल में बदल देता है। ताड़ गाछ पे से जो रस निकालते हैं ना, उससे भी वो फर्मेंटेशन करके तब वो नशा उसमें आता है, अल्कोहल हो जाता है। 5, पावरोटी या इडली के फूलने का कारण क नमी, ग उष्णता, ग यीस्ट, घ जल। तो आंसर हो जाएगा यीस्ट। ये यीस्ट रात में आटा सान देता है, उसमें यीस्ट मिला दिया जाए और वो गैस फॉर्मेशन करता है, गैस फॉर्मेशन करता है और उसमें CO2 उत्पन्न कर देता है, और वो अंदर में एयर बनाता है, एयर बलून की तरह बहुत सारा बन जाता है, और वो एक यानी कि आटा गुथा हुआ फिर फूल जाता है। फूल गया यानी CO2 भरमार हो गया, और सुबह ब्रेड को काट काट के हम लोग सेक देते हैं जब, तो उसमें छेद जो रहता है ना, ब्रेड में छेद बहुत सारा, CO2 के कारण से वो खाली जगह बन जाता है, और वो कौन करता है? यीस्ट करता है। तो आटा गूंथने के बाद उसमें यीस्ट डाल दिया जाता है। छठा, विशेष यंत्र ... का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी, विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र, इसका एक वीडियो बनाया हुआ सूक्ष्मदर्शी यंत्र का, उसको हम डाल देंगे कमेंट में, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे।
आगे चले 23 दलहनी पौधे को जो दलहनी पौधों की जड़ों में डॉट डॉट जीवाणु रहता है। इसमें राइजोबियम, दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु रहता है। राइजोबियम जो है जीवाणु, ये नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है दलहनी में और यूरिया का काम करता है। पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका है। पोलियो डॉट डॉट के कारण होता है, तो पोलियो विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। 9 मलेरिया परजीवी का एक वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ में आता है मादा एनाफिलीज मच्छर। 10वां नंबर सिरका का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्मजीवों की सहायता से किया जाता है। सिरका का उत्पादन यीस्ट के सहायता से किया जाता है। यह ब्रेड में भी, पाउरोटी में भी इस्तेमाल किए। इसका लक्षण हम किए हुए हैं, मानव रोग कारक और संचरण का तरीका। क्षय रोग जो होता है वो जीवाणु से होता है, वायु के द्वारा। खसरा जो रोग है विषाणु से होता है, वायु से। चिकन पॉक्स विषाणु के कारण से होता है, यह वायु और सीधा संपर्क से होता है। वायु मतलब हवा में तैरते रहता है और ये संपर्क में आ जाता है, फैलने वाली बीमारी हो गई। पोलियो जो है ये वायरस के कारण से होता है, वायु और जल दोनों से ये प्रभावित होता है। हैजा जो है यह जीवाणु के कारण से होता है और यह जल भोजन इसके मार्फत से। टाइफाइड जो है जीवाणु रोगवाहक है, इसको ढोक के जलाता है और जल के कारण से। हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण से, जो जल के कारण से होता है। विषाणु रोगवाहक है, जल के कारण से। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ और ये मच्छर से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर। चलिए अगला चैप्टर, दाब और बल का आपसी संबंध। दाब और बल का आपसी संबंध 8 नंबर। 11 प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का यह परिभाषा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर। इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल, रास्कल नहीं, पास्कल। दाब का इकाई पास्कल हम लोग अथी करते हैं। बल को हम लोग न्यूटन से अथी किए थे। 12 नंबर, वायुमंडल का फैलाव पृथ्वी से लगभग 800 किलोमीटर से ऊपर तक होता है। एक बात है, वायुमंडल का फैलाव कहां तक है ऊपर, तो 800 किलोमीटर तक होता है। लेकिन जब गूगल करेंगे ना तो गूगल 1000 किलोमीटर बोलता है। तो ऑप्शन इसमें दिखाया गया है, वो बात कर लेंगे। 13 एक वायुमंडलीय दाब का मान लगभग 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एक वायुमंडलीय दाब का मान। 14 वायुमंडल का फैलाव पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर ऊपर होता है। तुरंत आ गया प्रश्न। तो क नंबर 300, ख 600, ग 700, ग 800। तो आंसर होगा 800। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि वहां पे प्रश्न अगर ट्विस्ट कर दे कि 800 न देकर थोड़ा आगे भी बढ़ जाए तो आप उसको ठीक करेंगे, क्योंकि 800 यह कहता है वर्ग 8 की बुक। लेकिन जब गूगल आप कर लेंगे तो वहाँ कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी कि 1000 किलोमीटर वहाँ सीधा जवाब देता है। तो उस रेंज में आप रखेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 15 दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक हम लोग जानते हैं न्यूटन, पास्कल, आर्किमिडीज, हेनरी, तो पास्कल।
16 वायु भार से होती है क्या हल्की, भारी, सामान, नन तो हल्की होती है। वायु भार से होती है हल्की। प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगेगा और त्वरित रूप से आप तक हर वीडियो आएगा। और चलते हैं अगले सवाल में। 17 प्रति एकम क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति एकम क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। विस्तृत परिभाषा में देखें, क द्रव, ख ठोस, ग दाब, ग गैस, घ गैस तो आंसर हो जाएगा दाब। 18 पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर, पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर जो खींचता है इसको क्या कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। 19 इकाई क्षेत्र पर कार्य करने वाला बल दाब कहलाता है। 20 तरल द्वारा ऊपरमुखी दाब उत्प्लावक बल कहलाता है। तरल द्वारा ऊपरमुखी दाब उत्प्लावक बल कहलाता है। आगे चलो 21 वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है उत्प्लावक बल कहता है। उत्प्लावक बल क्या है कि कोई भी वस्तु को जल में तैरते रहता है, वो जो बल लगता है उस बल को हम उत्प्लावक बल कहते हैं। 22 नंबर इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाली वायु दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। यानी इकाई क्षेत्र पर लगने वाले वायु दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। 23 नंबर ठोस द्वारा केवल डॉट 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 दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। ठोस द्वारा केवल नीचे दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। 24 नंबर वायु द्वारा आरोपित दाब का मान डॉट 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 दिशा में होता है, तो सभी दिशा में वायु द्वारा आरोपित दाब का मान सभी दिशा में होता है। मजबूरी हमारी है कि तेजी से करके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को हम लें, ज्यादा विश्लेषण करने का वक्त अब नहीं है। 25 नंबर द्रव द्वारा आरोपित दाब, हाँ सब्सक्राइब करने का वक्त है, प्लीज सब्सक्राइब करना, लाल बटन जो दिख रहा है आ जाए। 25 नंबर द्रव द्वारा आरोपित दाब डॉट 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 दिशा में होता है। द्रव द्वारा आरोपित दाब सभी दिशा में होता है। 26 दाब की इकाई पास्कल बोलते हैं। पास्कल, इसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। 27 नंबर जल की गहराई में दाब का मान अधिक होता है। जल की गहराई में दाब का मान अधिक होता है। चलो अब ईंधन हमारी जरूरत न मान जाए। 28 बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ। क हाजीपुर, ख बरौनी, ग पटना, घ खगड़िया तो आंसर हो जाएगा बरौनी, ख नंबर। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। जब बना कब है तो ये जरा स्पीड की चर्चा है। 29 नंबर बरौनी तेल शोधक कारखाना का निर्माण कब हुआ। क 1960, ख 1961, ग 1963, घ 1964 तो आंसर हो जाएगा ग 1964। यानी 1964 में बिहार में बरौनी में तेल शोधक कारखाना लगा, निर्माण हुआ। 30 नंबर चारकोल, मोम और कोयला किस प्रकार के ईंधन हैं। अब जरा सा इस प्रश्न को लेने से पहले हम आगे कुछ जरा सा चर्चा करना पसंद करेंगे। ये देखें उत्पत्ति के आधार पर ईंधन का प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर दो है, उत्पत्ति के आधार पर और भौतिक अवस्था के आधार पर। तो हम लोग उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो यह दो प्रकार है, एक प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक ईंधन। प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन। प्राथमिक ईंधन में लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोलियम आदि आदि। द्वितीयक ईंधन में चारकोल, कोक, रसोई गैस। ये प्रथम और द्वितीयक क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक क्या है। तो प्राथमिक जो हम खदानों से निकाले और थोड़ा बहुत संशोधित करके शुद्ध करके उसको उपयोग कर लिए तो वो प्राथमिक हो गया। जबकि द्वितीयक हुआ तो उसी चीज को हम इसमें कई भौतिक या रासायनिक परिवर्तन करके तब जाके उपयोग में लाते हैं।
ये चारकोल कोक रसोई गैस। भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था तो तीन होता है, ठोस द्रव गैस। तो ठोस में हो गया लकड़ी कोयला, द्रव में पेट्रोलियम, गैस प्राकृतिक गैस। एक बात याद रखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर 2 और भौतिक अवस्था में 3 आ जाए बैक। अब देखें चारकोल, मोम और कोयला किस प्रकार का ईंधन है? द्रव ईंधन, गैस ईंधन, ठोस ईंधन, नन। तो ये ठोस ईंधन है भाई। गो 31 नंबर, उत्पत्ति के आधार पर ईंधन के कितने प्रकार? आगे उत्पत्ति के आधार पर ईंधन के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 5। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 है। कौन नंबर? आगे चलो 14 क्वेश्चन, सॉरी एक चीज और हम देखना चाहेंगे, आगे जरूरत पड़ेगी। एलपीजी और सीएनजी गैस, हम लोग कहते हैं सीएनजी एलपीजी। तो एलपीजी का फुल फॉर्म हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, हिंदी हो गया। अंग्रेजी हो गया एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी हो गया द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इसको रसोई गैस भी हम लोग बोलते हैं। इस रसोई गैस में क्या होता है? होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन यानी कि ये हाइड्रोकार्बन, ये प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का ही रूप है, हाइड्रोजन और कार्बन। ये 10th में केमिस्ट्री में आते हैं ना, अगर वो क्लास हो जाती है तो उसमें हम हाइड्रोकार्बन की चर्चा करेंगे। इथेन, मोथेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अल्केन, ये सब चर्चा करेंगे। यहां पे एक चीज नोट करना चाहेंगे, बहुत बेहतर चीज, रसोई गैस रंगहीन और गंधहीन होता है। रसोई गैस रंगहीन मतलब दिखाई नहीं देता, ये तो बात सही है। और हम जो कह रहे हैं ये बात ध्यान दीजिए कि रसोई गैस रंगहीन और गंधहीन होता है। रसोई गैस में कोई गंध नहीं होता है। ये कौन सी बात हुई? जरा सा लीक करता तो नाम शुरू हो जाता, ये गैस होने लगा। भैया अलग से मिलाया गया है, और जो चीज मिलाया गया वो काफी बदबूदार होता है। वो इसलिए मिलाया गया है कि रसोई गैस गंधहीन है और रिसाव कर जाएगा, बाई चांस बाहर निकल जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा, और माचिस जलेगा, बिजली का स्विच ऑन होगा, बूम से उड़ जाएगा। इसीलिए उसमें एथिल मर्केप्टन को मिलाया गया है। किसको? एथिल मर्केप्टन को, जो बदबूदार होता है, इसीलिए गंध करता है। आगे चले सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यह आजकल गाड़ियों में सीएनजी का उपयोग किया जाता है। 32 नंबर, भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन के कितने प्रकार होते हैं? और भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन के कितने रूप? 2, 3, 4, 5। तो आंसर हो जाएगा 3, ठोस, द्रव, गैस। 33 नंबर, डॉट 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 तथा डॉट 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 जीवाश्म ईंधन है। तो ये हो जाएगा कोयला और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। कैसे भाई? भूकंप आने के बाद 200-300 करोड़ साल पहले मिट्टी के नीचे जंगल दब गया, लकड़ी, जीव दब गए, तो वो लकड़ी जल गए तो कोयला हुआ, और जो समुद्री तल में दब गया जीव
तो वो पेट्रोलियम हो गया, वो जीवाश्म ईंधन हुआ, जीवाश्म जीवों का अंश। कोयला निर्माण में हम लोग जानते हैं हजारों लाखों वर्ष पहले हवा के अनुपस्थिति में वो दबा रह गया तो लकड़ी कोयला हो गया। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं पापी ने सन जली, न कोयला भई न राख रे भैया, न कोयला भई न राख। आ जाइए, कोई बात नहीं, तो वक्त नहीं है, नहीं इसमें चर्चा करते। 34 नंबर कहता है डॉट 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 तथा डॉट 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 समाप्त नहीं होने वाली ईंधन है। तो समाप्त जो ईंधन नहीं होने वाली है वो कौन है? प्रकाश और वायु। प्रकाश मतलब सनलाइट, सनलाइट यानी सौर ऊर्जा से, और वायु हवा बहेगी तो वायु से भी एनर्जी पैदा किया जाता है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है। 35 नंबर कोलतार डॉट डॉट का उत्पादक है। कोलतार कोयला का उत्पादक है। कोयला से कोलतार और कोक बनता है। 36 नंबर वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है प्राकृतिक गैस। मतलब सीएनजी, अभी जो चर्चा किए। आगे चलो, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव 10वां अध्याय। 37 रासायनिक अभिक्रिया के कारण कैथोड के समीप का बुलबुला किस गैस का होता है? तो आंसर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। लेकिन एक ध्यान देंगे, कैथोड शब्द को, यहां पे कैथोड शब्द है, इसको एनोड कर दिया। देखिए इस प्रश्न में कैथोड को हटा के एनोड शब्द इस्तेमाल कर दे तो आंसर ये हो जाएगा ऑक्सीजन, और कैथोड शब्द है तो हाइड्रोजन। तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण कैथोड के समीप का बुलबुला किस गैस का बनता है? तो हाइड्रोजन का, जबकि एनोड कर दे तो ऑक्सीजन का। ये अलग टाइप से बैठ जाएगा। 38 नंबर, कुछ द्रव विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक, अल्पचालक, गौबोध। तो कुछ द्रव विद्युत के सुचालक और अल्पचालक दोनों होते हैं, तो यहाँ आंसर है गौबोध। 39 नंबर, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। 40 नंबर, वांछित धातु को किसी पदार्थ पर, वांछित धातु को किसी पदार्थ पर विक्षेपित करना डॉट 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 कहलाता है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन कहलाता है। 41 नंबर, नमक मिले जल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऑक्सीजन डॉट 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 टर्मिनल पर और हाइड्रोजन डॉट 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 टर्मिनल पर मिलता है। तो यहाँ पे धन, यानी नमक मिले जल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऑक्सीजन धन टर्मिनल पर और हाइड्रोजन ऋण टर्मिनल पर मिलता है। कुछ है विद्युत लेपित वस्तु, जो विद्युत लेपित वस्तु जो होता है उसका लिस्ट बनाया हुआ है, किस पदार्थ पर और किस धातु का लेपन। साइकिल का हैंडल, कार के पुर्जे, नल, ये लोहा के पदार्थ पर क्रोमियम का लेप चढ़ा होता है। जबकि आभूषण में सस्ती धातु होती है। आभूषण में बात करें तो सस्ती धातु होती है जिस पर सोना चांदी का लेप होता है। नहीं कहते हैं गिल्लट पर सोना का लेप पानी चढ़ा दिया और ठक लिया। लोहे का छड़,
लोहे के छड़ में जो अंदर लोहा होता है उस पर जिंक का लेप चढ़ा होता है। चले आगे। 42 नंबर, विद्युत चालन करने वाले अधिकांशतः द्रव डॉट 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 फिर डॉट 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 और डॉट 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 के विलयन के होते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षार और लवण के विलयन के होते हैं। चले प्रकाश का खेल, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो हम प्रकाश का खेल का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, लेकिन विश्लेषण की जरूरत पड़ेगा तो अगले वीडियो में हम थोड़ा सा कर लेंगे। प्रकाश का खेल 43 नंबर, लुई ब्रेल 1821 में दृष्टि निषक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति बनाई जो ब्रेल पद्धति कहलाती है। ब्रेल पद्धति लुईस ब्रेल साहब ने 1821 में बनाया। 44 नंबर, आपतित किरण तथा अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतित किरण तथा अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, परावर्त कोण, आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। आंसर हो जाएगा आपतन कोण। 45 नंबर, परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तित कोण, आपतन कोण, परावर्तित किरण, आपतित किरण। तो आंसर हो जाएगा कौन नंबर? परावर्तित कोण। आगे चले। 46 नंबर, लुई ब्रेल ने किस वर्ष दृष्टि निषक्त व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि विकसित की? 1932, 1820, 1821, 1825। तो आंसर हो जाएगा 1821, क्योंकि पहले देख लीजिए चर्चा इसकी कर चुके हैं 1821 में। 47 नंबर, ब्रेल लिपि को किस वर्ष अपनाया गया? को 1821, खो 1825, गो 1890, गो 1932। तो आंसर हो जाएगा घ नंबर 1932। 1932 यानी 1821 को बनाया गया और 1932 को अपनाया गया। 48 नंबर, किसी कोण पर झुके दो दर्पण से कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? को 1, को 2, को 3, को अनेक। सैलून जो गए होंगे या पार्लर जो गए होंगे, एक चीज देखे होंगे, सैलून में दोनों तरफ आईना होता है ना। एक तरफ चेहरा देखेंगे ना तो लगेगा बहुत दूर तक ढेर सारा है, इधर वाले इधर ढेर सारा है। मतलब क्या? अनेकों अनेक अनंत तक बन जा रहा है। तो आंसर तो सीधा तब हो जाएगा घ नंबर अनेक। वही बात कर रहा है। चले 49, परावर्तन के कितने नियम हैं? 2, 3, 4, 5। परावर्तन के 2 नियम हैं। थोड़ा सा इसको डिटेल और समझाना था, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, तो अगले वीडियो में इसका परावर्तन के नियम पर हम चर्चा कर लेंगे और कोण को समझने का प्रयास करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। परीक्षा सर पर है, काफ़ी नज़दीक है और प्रयास करते हैं सब समाहित करने का जहाँ तक समाहित कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो संख्या 26 में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।